बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज के लेक्चर में एक वेरिएबल वन वेरिएबल के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी अमूमन हम उसमें x यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आगे जाकर टू वेरिएबल्स के बारे में भी वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंतहाई आसान डिफिनीशन है, चले आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। क्या डिफिनीशन है? कह रहे कि एन इक्वेशन डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। सर ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax² + bx + c = 0 वेयर a b and c are real numbers with a not equal to 0 is a quadratic equation। इंतहाई आसान डिफिनीशन है सर, ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ax² + bx + c = 0, इसमें ये a b और c जो है ये रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे और a 0 नहीं होना चाहिए। a कहाँ पर है? ये x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि सर अगर ये 0 हो जाए, देख ले कॉमन सेंस की बात है ना, यहाँ पर है ax² + bx + c = 0, ठीक है ना। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और डिफिनीशन भी आप कह सकते हैं कि सर ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वो 2 होना चाहिए। देख ले x के ऊपर आपके पास स्क्वायर आना चाहिए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। तो अब देख ले इन्होंने कहा कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाए तो ये तो बन जाएगा 0x² ना, और 0 × x² से 0 आ रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ bx + c = 0 बन जाएगा। तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है अब वो 2 नहीं है, अब 1 बन गया। और जब 1 आ जाए तो ऐसे इक्वेशन को फिर हम क्या कहते हैं? फिर ये जो है आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। लीनियर इक्वेशन, जब वेरिएबल का पावर 1 हो तो ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और जब वेरिएबल का पावर 2 हो जाए तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो फॉर्म है, द गिवन फॉर्म इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो फॉर्म है ax² + bx + c, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। बाकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती। तो ऐसा इक्वेशन जो ax² + bx + c = 0 फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि सर ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो वो क्या कहलाएगा? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो हमेशा इसी फॉर्म में होगा। ज़रूर नहीं है, आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स गिवन होंगे, कभी कभार वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, फिर भी आपने चेक करना हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल देख लेना, 4x² + 4x - 5 = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हालांकि यहाँ पर जो है +c है और यहाँ पर -5 यानी -c यूज़ हुआ है, लेकिन ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर देख ले, दूसरा जो एग्जांपल है 3x² = 4x - 8, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि सर इसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, ठीक है ना। तो 3x² = 4x - 8 है, इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है x, और इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आपको इसी फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा। एक और मैं एग्जांपल आपको लिख देता हूँ, x² = अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 25, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? आप तो कहेंगे कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, ax² + b + c = 0 फॉर्म में नहीं है, लेकिन ज़रूर नहीं, देख ले ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसमें जो है x का जो पावर है वो 2 आया है। और अगर देखा जाए इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं? देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, देखिए समझने की कोशिश करें। यहाँ पर है x² = 25 है ना, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x², लेफ्ट हैंड साइड में इसको शिफ्ट कर ले तो -25 = 0 बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x² है, या इसको x² के कोफिशिएंट जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, x² के बाद x की बारी होती तो मैं यहाँ पर 0x लिख सकता हूँ, प्लस इसके साथ -25 लिख सकता हूँ = 0। तो देखा जाए तो ये बन जाएगा ax² + bx + c = 0 बन जाएगा। तो देखिए मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो जो टर्म इसमें मिसिंग है वो उसके साथ आप 0 भी लगा सकते हैं, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होगा। अगर आपके पास x² = 5 आ जाए, x² = 25 आ जाए, या 30 आ जाए, आपने वेरिएबल का पावर चेक करना होगा। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगा। चलिए मज़ीद देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे साथ एक प्रॉपर्टी है, कह रहे हैं कि ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अक्सर यूज़ होती है।
कह रहे कि इफ़ ए एंड बी आर कम्प्लेक्स नंबर्स विद ए बी इक्वल टू ज़ीरो, अगर कोई दो कम्प्लेक्स नंबर्स हो या दो रियल नंबर भी कह सकते हैं आप, और उसका प्रोडक्ट ए बी जो है ना वो ज़ीरो के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि या तो ए ज़ीरो के बराबर होगा, या आपके पास बी ज़ीरो की इक्वल होगा, या ये दोनों भी आपके पास ज़ीरो के बराबर हो सकते हैं। ठीक है ना। इफ़ ए एंड बी आर कम्प्लेक्स नंबर विद ए बी इक्वल टू ज़ीरो, देन ए इक्वल टू ज़ीरो आर बी इक्वल टू ज़ीरो आर बोथ इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि आपने इसको सेटिस्फाई करना है ना, यहाँ पर देख ले ए बी अगर ज़ीरो के बराबर है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। राइट हैंड साइड में ज़ीरो है तो लेफ्ट हैंड साइड भी ज़ीरो लेकर आना है। तो ये ज़ीरो तब मुमकिन है कि ए अगर ज़ीरो हो जाए ना, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बी से क्या आ रहे, ज़ीरो है, तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है ना, अगर ए ज़ीरो हो जाए, या चलो ए को छोड़ दे बी को ज़ीरो कर ले, तो ए मल्टीप्लाई ज़ीरो से ज़ीरो आ जाएगा, तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, तभी मुमकिन है। या तीसरी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए बी है और दोनों ज़ीरो हो जाए, तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ज़ीरो इंटू ज़ीरो से ज़ीरो आ रहा है, और राइट हैंड साइड में भी ज़ीरो इंटू ज़ीरो, तो ये तभी पॉसिबल है। तो ये तीन इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। तो जब भी आपके पास ए बी ज़ीरो के बराबर आ जाए, तो ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी के मुताबिक या इसमें ए ज़ीरो होगा, बी ज़ीरो होगा, या दोनों इसके ये जो है वो ज़ीरो की इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है, इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, MCQs में भी यूज़ होते हैं। अक्सर इस प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाता है कि इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, तो ये ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है। अच्छा, अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। कह रहे कि सॉल्व कर ले 6x² + 7x = 3। ये कौन सा इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सर क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि सर इसमें जो मैक्सिमम पावर है x का वो 2 आया है। ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर है वो 2 आ जाए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व से मुराद है कि हमें इस x की वैल्यू चाहिए होगी। तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले, 6x² + 7x, ये +3 है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो -3 बन जाएगा। ठीक है, अब देख ले इसको हम आसानी से फैक्टराइज कर सकते हो। फैक्टराइजेशन तो आपको आती है। फैक्टराइजेशन का क्या तरीक़ेकार है कि जो फर्स्ट टर्म होता है और लास्ट टर्म इनको मल्टीप्लाई करना होता है। देख ले, फर्स्ट टर्म क्या है, 6x² है, और लास्ट टर्म है -3 है, तो इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो इससे आ रहे 6 × 3 से आ रहा है -18, 18 आ रहे हैं 18x², -18x²। अब आपने दो ऐसे टर्म तलाश करने हैं जिनकी एडिशन से +7x आ रहा हो और जिनकी मल्टीप्लिकेशन से -18x² आ रहा हो। ये तरीक़ेकार होते हैं फैक्टराइजेशन का, आपको पता होगा, लोअर लेवल में स्कूल में आपने पढ़ा होगा। तो देख ले, हम 2 के टेबल से स्टार्ट करें। क्या कि 2 के टेबल में 18 आ रहे हैं, यस, 2 × 9 से 18 है, 2 9 से 18। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि एक 2 ले लेते हैं 2x, और एक 9x ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन इससे 7 भी आना चाहिए, 7x। ठीक है, तो इस तरह कर लेते हैं कि ये -2x ले लेते हैं और +9x ले लेते हैं। ठीक है, तो -2 और +9 से 7x भी आ जाएगा, और -2 और +9 से -18x² भी आ रहे हैं। ठीक, अगर 2 के टेबल से नहीं हो रहा, फिर आप 3 के टेबल की तरफ जाएंगे, 4 के टेबल की तरफ जाएंगे। इस तरह दो टर्म्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो 2 से ये सॉल्व हो रहे हैं, यानी 2 × 9 से ये सॉल्व हो रहे हैं। आपने करना क्या है कि 6x² अपनी जगह पर आ जाएगा, और ये -3 जो है और इक्वल टू 0, फर्स्ट और लास्ट टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा। +7x की जगह पर आप क्या लिख देंगे, -2x + 9x लिख देंगे। ठीक है, देख ले, -2x + 9x से क्या आ रहे, +7x वापस आ रहे, और -2x, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेना है इससे -18x² भी आ रहे, तो ये सॉल्व हो सकता है। अब क्या कर ले, इसके बाद इन दो टर्म्स से कॉमन ले ले, तो इससे हम 2x कॉमन ले सकते हैं, 2x, तो इससे आ जाएगा 2 3 6x, सॉरी 3x आ जाएगा, और -1 इससे आ रहा है। इससे हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 3 9, 3x - 1 इक्वल टू 0 इससे आ रहे। बात की समझ आ रही, इंतहाई आसान है। ठीक है, जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो जब आप कॉमन ले ले तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम आएगी। यहाँ पर भी 3x - 1 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 3x - 1 आ रहे हैं। अगर ये दो वैल्यू सेम ना आ जाए तो मतलब है कि आपने वो दो टर्म्स, आपकी फैक्टराइजेशन गलत हो रही है, कुछ स्टेप में मसला है, कैलकुलेशन में आपने मिस्टेक की है, या ये जो दो टर्म्स है वो आपने गलत लिए हैं। ठीक है, ये हमेशा सेम आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, 3x - 1 ले लें, और बाहर जो वैल्यू है 2x + 3 रह जाएगा, इसको भी आप लिख लें और 0 के बराबर ले लें। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर देख ले, ये दो टर्म्स है और इनके प्रोडक्ट से 0 आ रहे,
तो ये इस पे हम क्या करेंगे, ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि जब भी ए बी ज़ीरो के बराबर है तो या तो ए ज़ीरो के बराबर होगा या बी ज़ीरो के बराबर होगा। तो इसको आप कंसिडर कर लें कि ये ए है और ये बी है और ये ज़ीरो के बराबर है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, इन ए बी जब ज़ीरो के बराबर है तो आप इसको भी ज़ीरो की इक्वल ले लें, यानी 3x - 1 को भी ज़ीरो की इक्वल ले लें और 2x + 3 को भी आप ज़ीरो के इक्वल ले लें। और साइड में आप देख सकते हैं कि इसको हमने ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी के ज़रिए ये स्टेप हमने किया है। अच्छा, अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो 3x अपनी जगह पर, ये -1 है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे +1 बन जाएगा, और 2x अपनी जगह पर, ये +3 है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो -3 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा, हमें x चाहिए, 3 नहीं चाहिए। तो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड जब आप करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3, ठीक है, और 1/3 आ जाएगी। हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड जब आप करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इन्होंने कहा कि सॉल्व एंड वेरीफाई दिस, इन्होंने वेरिफिकेशन के बारे में नहीं कहा, लेकिन चलो मैं आपको वेरीफाई भी कर देता हूँ। जब यहाँ तक आप पहुँच जाए तो, और आप चेक करना चाहते हैं कि मैंने जो ये आंसर निकाले, x की दो वैल्यू आई है 1/3 और -3/2, आया ये वैल्यू ठीक है कि नहीं है, मैंने कैलकुलेशन में तो कोई गलती नहीं की है, मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। किस तरह वेरिफिकेशन करेंगे कि आपने ये x की वैल्यू उठानी है एक, और इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर ले, और जब आप सॉल्व कर लेंगे, अगर ये ट्रू स्टेटमेंट आ जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, तो आप कहेंगे कि यस, x की वैल्यू मैंने सही निकाली। फिर ये दूसरी वैल्यू ले ले, इसको भी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर ले, ठीक है। तो चलो ये मैं आपको वेरीफाई भी करा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। तो इसकी थोड़ी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन हालांकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि सॉल्व एंड वेरीफाई, तो फिर आपने ज़रूर इसकी वेरिफिकेशन करनी होगी, ठीक है। तो चलो क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पुट, या इस तरह लिखते हैं कि पुटिंग x इक्वल टू, x की ये जो वैल्यू है 1/3, पुटिंग x इक्वल टू 1/3 इन ओरिजिनल इक्वेशन, इसको x इक्वल टू 1/3 को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर ले। सो दिस इम्प्लाइज डेट ये बन जाएगा 6, x की जगह पर क्या पुट करेंगे 1/3, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा, +7, x की वैल्यू क्या है 1/3 है, इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3। तो इसको आप ज़रा सॉल्व कर ले 6। अब ये स्क्वायर जो है 1 पर भी है और 3 पर भी है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आते हैं, और 3 का स्क्वायर 3 3 9 आ रहे, प्लस 7 × 1 से आ रहे 7/3 इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्या ये सॉल्व हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, 3 के टेबल में आए 3 2 6 3 3 9, तो इससे आ जाएगा 2/3 प्लस 7/3 इससे आ रहे इक्वल टू 3। तो इससे आपके पास आ जाएगा, या चलो हम इस साइड पे कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये बन जाएगा इसका, जब आप एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, जब वैल्यू सेम होती है तो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को आप ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 + 7 से आ रहे क्या 9/3 इक्वल टू 3, तो ये कैंसिल हो रहा है, इससे भी 3 आ रहे, 3 इक्वल टू 3 आ रहे, विच इज़ ट्रू। तो ट्रू जब आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो मतलब है कि हमने जो x की वैल्यू निकाली है बिल्कुल सही निकाली है। ये तो वेरीफाई हो गई। अब ये दूसरी जो x की वैल्यू है इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। पुट x इक्वल टू -3/2 इन ओरिजिनल इक्वेशन, इसको भी हम थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा जी, नाउ पुटिंग x इक्वल टू -3/2 इन ओरिजिनल इक्वेशन वी हैव। तो अब -3/2 को पुट कर लेते हैं, तो 6 अपनी जगह पर, x की जगह पर -3/2, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा, +7, ये हो जाएगा -3/2 इक्वल टू 3। अच्छा जी, तो ये जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर पर भी है डिनोमिनेटर, तो -3 का स्क्वायर से आता है 9, 3 3 9, और 2 के स्क्वायर से आ रहे 4, प्लस, बल्कि इसको अंदर जब आप सोल्व करेंगे प्लस इंटू माइनस से आएगा, -7 × 3 से क्या आ रहे 21 आ रहे, 21/2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए क्या ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 3 6, 2 2 4 आ रहे। अब ये 3 जो है 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 9 27 आ रहे, 27 डिवाइड बाई 2 -21 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, इससे क्या आ रहे 3 आ रहे। अब इसका अगर आप एलसीएम ले ले तो एलसीएम बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 है
और न्यूमरेटर में 27 माइनस 21 इक्वल टू 3 बन जाएगा। तो 27 से अगर आप 21 को माइनस करेंगे तो क्या आ रहे, इससे क्या आ रहे 6 आ रहे, तो ये बन जाएगा 6/2 और इधर आ जाएगा 3, तो 2 और 6 कैंसिल हो रहे, इससे भी 3 आ रहे, इससे भी 3 आ रहे, तो विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये दूसरी वैल्यू भी आपके पास क्या हो गई, वेरीफाई हमने कर ली कि ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों वैल्यू आपके पास वेरीफाई हो गई। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10, इसके बाद आप लिख सकते हैं कि 10 द सॉल्यूशन, इसको आपने सोल्यूशन सेट में लिखना होगा, द सोल्यूशन सेट इज़, इस तरह आपने सेट फॉर्म में लिखना होगा। आपके पास एक 1/3 वैल्यू आ रही है और दूसरी -3/2 वैल्यू आ रही है, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बात की समझ आ रही है ना। तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। सोल्यूशन सेट, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसको आपने सेट फॉर्म में लिखना होगा। तो ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद भी इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।